दुनिया कांप उठी थी, दुनिया सिहर गई थी कि अब तो युद्ध होके ही रहेगा। तो इंडिया इसमें एक तरीके का तटस्थ भूमिका निभा रहा है। तो युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिए। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने लगातार परमाणु हथियार जुटाने शुरू किए। दोनों ने लगातार अत्याधुनिक हथियारों की जखीरा बनाना शुरू किया और इस बात को लेकर वो हमेशा आशंकित रहते थे कि अब कभी भी युद्ध हो सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज आप सुनेंगे कहानी शीत युद्ध की। आपने दुनिया में बहुत सारे युद्ध देखे होंगे और जब युद्ध की बात आती है तो युद्ध को गर्मशील, ज्वलनशील या बहुत ही तनातनी के माहौल में देखा जाता है। पर इतिहास में एक ऐसा युद्ध भी है जिसे शीत युद्ध कहा गया। आज होगी डिटेल में उसकी बात। साल 1939 से 1945 तक इस दुनिया ने झेला सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, यानी एक तरफ जहां मित्र राष्ट्रों के साथ अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस जैसे, इंग्लैंड जैसे देश थे, वहीं धुरी राष्ट्रों में इटली, जर्मनी, जापान जैसे देश आजमाइश कर रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ज्यादा भीषण साबित हुआ क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम का इस्तेमाल भी किया गया। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाने के लिए या दुनिया में अपनी जोर आजमाइश करने के लिए या उसके लॉजिक को माने तो युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिए। इस परमाणु बम के गिरने के साथ ही आई बहुत बड़ी तबाही और एक तरह से समाप्त हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी। ये वही दौर था जब दुनिया में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की भी बात चल रही थी। दुनिया में विश्व बैंक और IMF जैसे संस्थाएं भी स्थापित हो रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका ने यह कहा कि वो यूरोप की पुनर्रचना करेगा। पर आपने अक्सर बचपन में भी सुना होगा कि जब दो दोस्त मिलकर कोई बड़ी जंग जीतते हैं या बड़ा मुकाम हासिल करते हैं तो फिर वो दावेदारी पेश करते हैं कि हमारा ज्यादा योगदान रहा या हम बड़े होकर आगे आएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। अब इसके पहले कि मैं सोवियत संघ अमेरिका की इस शीत युद्ध पर चलूं, जरा सा इनकी विचारधारा भी आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका शुरू से ही पूंजीवादी और लोकतांत्रिक देश रहा है। पूंजीवाद उन देशों को कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्थाएं उन देशों को कहते हैं जहां पर निजी स्वामित्व को या प्राइवेट प्रॉपर्टीज को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता होती है, कोई भी व्यापार कर सकता है। इसके अलावा सरकार बहुत ज्यादा हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में नहीं करती है और अंतिम लक्ष्य जो है वो लाभ कमाना और सरकार को मतलब टैक्स के कलेक्शन से ज्यादा होता है। यहाँ पर उपभोक्ताओं को आजादी तो मिलती है और यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को आजादी तो मिलती है, पर सबसे बड़ी समस्या जो पूंजीवाद की है वो ये है कि वर्ग संघर्ष भी देखने को मिलता है। यानी कई बार ऐसा भी लगता है कि जो अमीर है और गरीब है इन दोनों के बीच में एक बड़ा वर्ग संघर्ष देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो समाजवादी व्यवस्थाएं होती हैं उनकी पहचान ये होती है कि वहां पर सार्वजनिक संपत्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। सरकार हर तरह की संपत्ति को अपने अंडर में रखती है और लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है। ये एक तरह से जो पूंजीवादी वर्ग है उन पूंजीपति वर्गों के खिलाफ चलने वाला एक मुहिम भी है और एक विचारधारा भी है, जिसको पहले सोवियत संघ ने अपनाया, बाद में जो माओ काल में चाइना थी वो भी कुछ उसका भी ऐसा ही विचार या चलने का तरीका था। तो दुनिया में ये दो बड़ी विचारधाराएं महत्वपूर्ण थी। अमेरिका पूंजीवादी लोकतांत्रिक शासन के साथ चलना चाहता था और दूसरी तरफ प्रतिनिधित्व कर रहा था समाजवाद का कौन? सोवियत संघ। अब सोवियत संघ की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, उसको किसी और वीडियो में देखेंगे। 1917 में वो बना और वो एक तरह से पूंजीवाद के खिलाफ ही आगे आया और लेनिन और स्टालिन जैसे नेताओं ने उसका नेतृत्व किया। 15 गणराज्यों से मिलकर बना सोवियत संघ, जिसका मुख्य गणराज्य रूस था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दोनों गणराज्यों में तनातनी शुरू हो गई। इन दोनों गणराज्यों ने यह साबित करने की कोशिश की कि उनका देश और उनकी विचारधारा दुनिया में सबसे बड़ी है और अब दुनिया को लीड वही करेंगे। और ये जो प्रतिनिधित्व की विचारधारा आई, ये जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की विचारधारा आई, इसी को कहा गया शीत युद्ध। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि इसको शीत युद्ध नाम क्यों दिया गया। तो इसको शीत युद्ध नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह युद्ध कभी वास्तविक युद्ध में बदला ही नहीं, यानी कभी रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ, कभी हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये 1945 से 1991 तक युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान जो मुख्य रूप से चीजें निकल कर आई उसमें यह देखा गया कि हथियारों की होड़ सबसे बड़ी चीज थी। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने लगातार परमाणु हथियार जुटाने शुरू किए। दोनों ने लगातार अत्याधुनिक हथियारों की एक तरह से जखीरा बनाना शुरू किया और इस बात को लेकर वो हमेशा आशंकित रहते थे कि अब कभी भी युद्ध हो सकता है। उधर अमेरिका ने क्या किया कि यूरोप के ज्यादातर पश्चिमी देशों को अपने तरफ करने के लिए एक मार्शल योजना भी चलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो तबाही आई है हम अब दुनिया का पुनर्निर्माण करेंगे। मार्शल योजना चलाकर पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने तरफ करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी तरफ जो है सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के जितने देश थे उन देशों को अपनी तरफ करने के लिए एक गुट बनाया। इन दोनों के गुटों को अलग अलग नाम भी दिया गया। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों को एक साथ पश्चिमी गठबंधन या पहली दुनिया कहा गया और वहीं पूर्वी गठबंधन
यूरोप के पूर्वी देशों के और सोवियत संघ के जो गठबंधन था उसको कहा गया। यही नहीं, इन दोनों ने इसको सैन्य गठबंधन के रूप में फॉर्मली चेंज भी किया। अमेरिका ने 1949 में पश्चिमी यूरोप के देशों को एक साथ मिलाकर नेटो का गठन किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो आज भी बड़ा प्रासंगिक है और करीब 32 देश इसमें शामिल है। वहीं 1955 में सोवियत संघ ने वार्सा की संधि की पोलैंड में और पूर्वी यूरोप के देशों को अपने खेमे में शामिल किया। अब ये खेमेबाजी, ये अखाड़ा जो है, ये युद्ध का एक बिगुल फूंक रहा था और ऐसा लग रहा था कि कभी भी वास्तविक युद्ध हो सकता है। असल में शीत युद्ध कहते उसी परिस्थिति को है कि जब वास्तविक युद्ध ना हो पर युद्ध की आशंका हमेशा बनी रहे, युद्ध का माहौल हमेशा बना रहे। अमेरिका ने एशिया जैसे देशों में भी, एशिया जैसे कॉन्टिनेंट्स में भी अपने गुट को बनाने की कोशिश की और उन्होंने 1954 और 55 में सीटो और सेंटो की स्थापना की ताकि मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का भी ग्रुप अपने साथ जोड़ा जाए। दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसा भी समय आया जब ऐसा लगा कि अब तो युद्ध होके रहेगा। दोनों देशों के जहाज और टैंक एक दूसरे के सामने खड़े थे, दोनों देशों के हथियार एक दूसरे के सामने खड़े थे और बस अब किसी भी वक्त इंतजार इस बात का था कि कब ग्रीन सिग्नल आए और युद्ध शुरू हो जाए। दुनिया कांप उठी थी, दुनिया सिहर गई थी कि अब तो युद्ध होके ही रहेगा और निश्चित तौर पर यह युद्ध बड़ा ही भयावह होगा। हुआ यह कि 1961 में अमेरिका के ठीक बगल में एक छोटा सा एक देश है क्यूबा। क्यूबा जो कि था तो अमेरिका के बगल में, लेकिन वो साम्यवादी विचारधारा के द्वारा शासित था, जहां पर शासक थे फिदेल कास्त्रो। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ के शासक थे उस समय निकिता खुश्चेव, और निकिता खुश्चेव को यह डर था कि अमेरिका कभी भी क्यूबा पर हमला कर सकता है और क्यूबा पर कब्जा कर लेगा। इसलिए सोवियत संघ ने अपने बहुत सारे जहाजों में हथियार भर के चुपचाप क्यूबा में लाकर खड़ा करना शुरू किया। 3 हफ्तों के बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को यह पता लगा तो उन्होंने तत्काल रूप से इसको रोकने के आदेश दिए और अमेरिका के भी जहाज अब सोवियत संघ के जहाजों के आगे आकर खड़ा होना शुरू हो गए। अब ये एक ऐसी स्थिति थी जब आमने सामने डायरेक्ट सोवियत संघ और अमेरिका की सेना थी और कभी भी युद्ध हो सकता था। इसे शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष कहा गया। लेकिन फिर दोनों देशों को यह समझ में आया कि यहां पर युद्ध करने में कोई भलाई नहीं है, दोनों देशों को बहुत नुकसान होगा और इसलिए दोनों ने अपने जहाज वापस ले लिए और इस तरह से शीत युद्ध जो वास्तविक युद्ध में बदल सकता था उसको रोक लिया गया या बचा लिया गया। यहां पर एक नीति काम आती है, वो है अपरोध की नीति। जब दोनों देशों को यह लगे कि दोनों देशों के पास बराबर शक्तियां हैं तो वो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते हैं और अमेरिका और सोवियत संघ लगातार यही कर रहे थे। इसके अलावा इस युद्ध को कागजों पर लड़ा जाने वाला भी युद्ध कहा गया, क्योंकि ये बहुत दिनों से जो है एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार में चल रहा था। ये विचारधारा का युद्ध भी कहा गया, क्योंकि ये पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की विचारधारा की भी लड़ाई थी और यहां पर कोई भी बारूद या बम नहीं फोड़ा गया। उसके बाद 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस नीति को बदलने की कोशिश की। उनको लगा कि इतनी सारी प्रतिस्पर्धा करके, इतना सारे दुश्मनी मोल लेके कोई फायदा सोवियत संघ को नहीं है और सोवियत संघ बदहाली की स्थिति में जा रहा था। 1991 में खराब प्रशासन, शॉक थेरेपी को लागू करना और भ्रष्टाचार का व्याप्त होना और सोवियत गणराज्यों में असंतोष की भावना के कारण सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया और उस विघटन के साथ एक पक्ष जो चुनौती देने वाला था अमेरिका को, वो क्योंकि समाप्त हो गया तो ऑटोमेटिकली शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। दुनिया में जो एक ध्रुवीयता आई वो अमेरिका के सुपर पावर बनने से आई, क्योंकि सोवियत संघ की तो चुनौती अब समाप्त हो चुकी थी। अंत में मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि इंडिया का इसमें क्या रोल था। तो इंडिया इसमें एक तरीके का तटस्थ भूमिका निभा रहा था। तटस्थ भूमिका मामलों से नहीं, दोनों गुटों से। भारत ने कई देशों को, मिस्र को, इसके अलावा घाना को, इंडोनेशिया को, सबको जोड़ते हुए 1961 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन किया और गुट निरपेक्ष सम्मेलन में यह प्रस्तुत किया, यह घोषणा की कि वो इन दोनों में से किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। वहीं पाकिस्तान अमेरिका के पिछलग्गू बना हुआ था, लेकिन भारत ने यह तय किया कि वो गुट निरपेक्ष रहेगा और दोनों देशों में से किसी का भी हिस्सा नहीं बनेगा। यह उस समय के नव स्वतंत्र भारत के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय था, लेकिन यह हमारी विदेश नीति का प्रमुख आधार भी बना। और इस तरह 1945 में शीत युद्ध जो प्रारंभ हुआ था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही समाप्त हो गया।